पिछले 75 वर्षों में भारत के आदिवासी समुदायों के संघर्ष कई गुना बढ़ गए हैं। अपने संरक्षण प्रयासों और प्रकृति के साथ संबंधों के लिए पहचाने जाने के बजाय आदिवासी समुदाय विकास की कीमत चुका रहे हैं। इतिहास गवाह है कि आदिवासी और मूल निवासी कृषक समुदायों ने अतीत में जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने में शानदार भूमिका निभाई है। उन्होंने खूंखार जानवरों से लड़ाई की, घने जंगलों को साफ किया, गांव बसाए और उन इलाकों में बस गए। आदिवासी और मूल निवासी समुदायों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान इन जंगलों, नदियों और पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में विकसित हुई है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को आदिवासी और मूल निवासी समुदायों और उनके प्राकृतिक और पर्यावरण समर्थक जीवन मूल्यों के बीच संबंधों को संरक्षित और विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य से पारित किया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत अधिनियम 1996 में खूंटकट्टी व्यवस्था के तहत आदिवासी समुदाय के जल और जंगल पर अधिकार के साथ साथ 1932 के खतियान भाग 2, ग्राम नोट आदि समेत अन्य पारंपरिक अधिकारों का प्रावधान है। यह सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय संविधान में आदिवासी समुदायों के निवास वाले वन भूमि के साथ साथ उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार की रक्षा और विकास के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गांव की सीमा के भीतर और बाहर के प्राकृतिक संसाधन जैसे बजरी, मिट्टी, बालू, झाड़ियां, जंगल, जमीन, नदी और झरने गांव की सामुदायिक संपत्ति हैं और इस क्षेत्र पर सभी ग्रामीणों का सामुदायिक अधिकार है। इन सभी सामुदायिक अधिकारों को सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेसा एक्ट, कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन नियम और मुंडारी खूंटकट्टी व्यवस्था के अधिकार के तहत कानूनी मान्यता मिली हुई है। ये अधिकार तिलका मांझी, सिद्धू, कान्हू, फूल झानो, तेलंगा खड़िया, सिंदराई मानकी, विंद्राई मानकी, बियर बुधू भगत, गया मुंडा, कानू मुंडा, बिरसा मुंडा, मानकी मुंडा और जतरा टाना भगत सहित हजारों आदिवासी वीरों के लंबे संघर्ष और शहादत के बाद प्राप्त हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका इतिहास में अंकित है। आजादी के बाद भी आदिवासी समुदाय अपनी जमीन, जल, जंगल, भाषा, संस्कृति के साथ साथ पहचान पर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं। जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी और मूलवासी समुदायों ने जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सफल जन आंदोलन खड़ा किया, जैसे कि केंद्रीय जन संघर्ष समिति का 45 साल लंबा संघर्ष, जिसने पलामू गुमला क्षेत्र के 256 गांवों को विस्थापन से बचाया, और कोयल कारो जन आंदोलन जो 40 साल से चल रहा है, एक जल विद्युत परियोजना का विरोध करता है, जिसके कारण कोयल और कारो नदियों पर बांध के निर्माण के कारण 245 गांव उजड़ गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग राज्य के रूप में गठन के साथ ही तत्कालीन भाजपा सरकार ने राज्य में प्रमुख निवेशकों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। अगले 4 वर्षों के दौरान सरकार ने 150 से अधिक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यही वह समय था जब आदिवासी और मूलवासी समुदाय इसके खिलाफ एक संगठित शक्ति के रूप में उठ खड़े हुए। खूंटी गुमला जिले में जब स्टील की दिग्गज कंपनी आर्सेलर मित्तल ने करीब 40 गांवों को विस्थापित करके स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा, तो इलाके के स्थानीय किसानों ने नारे के साथ इसका विरोध किया, हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम में भूषण स्टील और जिंदल स्टील के खिलाफ और दुमका के काठीकुंड इलाके में एक कोयला कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के भी सफल नतीजे सामने आए। पिछले 75 वर्षों में आदिवासी समुदाय ने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन किया जाना चाहिए। आजादी के बाद से विकास के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए 22 लाख एकड़ से अधिक वन भूमि का अधिग्रहण किया गया है। शहरीकरण के लिए हर साल आदिवासी समुदाय से लाखों एकड़ जमीन छीनी जा रही है। राज्य में लाखों भूमि मालिक अब दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हैं। 2 करोड़ से अधिक आदिवासी और मूल निवासी तथा दलित विस्थापित होकर जीविका के साधन विहीन हो गए हैं। अपने ही राज्य में आदिवासी समुदाय 26.2% अल्पसंख्यक बनकर रह गया है, जिसके अगली जनगणना तक और नीचे गिरने की आशंका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। आदिवासी उपयोजना के तहत स्वीकृत राशि को अन्य मदों में डाइवर्ट किया जा रहा है और उस राशि का उपयोग जेल, सड़क और हवाई अड्डों के निर्माण में किया गया है।
नतीजतन आदिवासी आबादी विकास की मार झेल रही है। झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों ने भी सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग तेज कर दी है। उनका तर्क है कि जब 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में अनुमानित 44,50,753 की आबादी वाले जैन धर्मावलंबियों के लिए अलग धर्म कोड हो सकता है, तो देश भर में रहने वाले 104,28,01,034 प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड क्यों नहीं हो सकता। झारखंड गठन के बाद से आदिवासियों की आबादी में कमी आई है। अकेले झारखंड में आदिवासियों की आबादी 30 लाख कम हो गई, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उन्हें किस धर्म के तहत रखा गया था। झारखंड के सभी राजनीतिक दल सरना धर्म कोड के विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन पिछले 17 वर्षों में किसी ने भी इसे लागू करने की पहल नहीं की। इसके लागू होने से आदिवासी समुदाय को एक पहचान मिलेगी और आदिवासी समुदायों के बीच धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता बंद होगी। 2014 के बाद जन अधिकारों से संबंधित संवैधानिक नीतियों में बदलाव ने आदिवासी, मूलवासी, दलित के साथ साथ मेहनतकश मजदूर समुदायों के अधिकारों पर हमला किया है। वैश्विक नीतियों, वैश्विक पूंजी और वैश्विक बाजारों ने अब समुदाय के पारंपरिक अधिकारों की जगह कॉरपोरेट हितों को ले लिया है। देश की कल्याणकारी सरकार अब कॉरपोरेट को प्राथमिकता दे रही है। इन नीतिगत बदलावों के खिलाफ आदिवासी और मूल निवासी समुदाय संघर्ष के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। देश में सार्वजनिक राजनीति की जगह जाति और धर्म ने ले ली है, जिसका आदिवासी समुदाय पर गहरा असर पड़ा है। आज जन सरोकार, संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार, वन और भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार के लिए आवाज उठाने वालों को कल्याणकारी सरकार देशद्रोही करार देकर जेल में डाल देती है। मौजूदा संघर्ष में आदिवासी समुदाय के सामने एक नहीं बल्कि हजारों चुनौतियां हैं। 5वीं अनुसूची, पेसा कानून, वन अधिकार कानून, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट जैसे तमाम कानून कागजों पर तो बने हुए हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से अप्रभावी हो चुके हैं। अनुसूचित क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के जरिए भूमि रिकॉर्ड में वास्तविक जमीन मालिकों के नाम बदले जा रहे हैं और आदिवासियों, किसानों और दलितों की जमीन जबरन जब्त कर दूसरों को सौंपी जा रही है। केंद्र सरकार की वर्तमान स्वामित्व योजना के तहत 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, मुंडारी खुंटकट्टी व्यवस्था और विल्किंसन रूल के प्रावधानों के विपरीत जंगल, जल और जमीन सामुदायिक संपत्ति है। इन संसाधनों पर गांवों के अधिकारों पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है और सरकार द्वारा इन्हें अपनी संपत्ति मानकर कब्जा किया जा रहा है। जल्द ही पारंपरिक आदिवासी गांव पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और उनकी पारंपरिक व्यवस्था और अधिकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। धर्म विशेष की रक्षा के नाम पर खुलेआम मॉब लिंचिंग की जा रही है। धर्मांतरण रोकने के नाम पर समुदाय में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बीच समुदाय को जाति और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। जन आंदोलनों, देश के संघीय ढांचे और सार्वजनिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय यह है कि राज्य और देश के सभी उत्पीड़ित वर्ग एक मंच पर एकजुट हों और उत्पीड़ित समुदायों के संगठित आंदोलन को मजबूत करें। 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान देश की सरकारी मशीनरी, राजनीतिक मशीनरी, सशस्त्र बल और कूटनीतिक मशीनरी मूक दर्शक बनी रही, जबकि लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी और उनकी जान चली गई। पैसे होने के बावजूद लोग इसलिए मर गए क्योंकि सरकार ऑक्सीजन मुहैया कराने में विफल रही। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें मिलकर आदिवासी समुदायों को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जो जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में आदर्श हैं और पूरी मानव जाति के लिए प्रकृति और आसपास के पर्यावरण के साथ उनके जुड़ाव से सीखना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आदिवासी समुदायों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और घटनाओं से जुड़े रहे। मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का वादा करता हूं जो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायी हों। आपकी सदस्यता हमें इन आवाजों को बढ़ाने में मदद करेगी। हमसे जुड़ें और अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। विकास की लागत अक्सर उन लोगों द्वारा वहन की जाती है जो इसे चुकाने में सबसे कम सक्षम होते हैं। भारत के जनजातीय समुदाय लंबे समय से भूमि के संरक्षक रहे हैं तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते रहे हैं, लेकिन आधुनिक विकास के कारण उनकी जीवन शैली खतरे में पड़ गई है। उन्हें अक्सर विस्थापित किया जाता है। उनकी जमीनें खनन, बांधों और उद्योगों के लिए ले ली जाती हैं। इससे न केवल उनकी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो रही है, बल्कि उनके जीवन यापन के साधन भी प्रभावित हो रहे हैं।
सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान को मान्यता और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सदियों से वे अपने विशिष्ट धर्मों का पालन करते आ रहे हैं, जो उनकी सांस्कृतिक संरचना का अभिन्न अंग हैं। फिर भी इन आस्थाओं को मुख्यधारा द्वारा प्रायः मान्यता नहीं दी जाती। एक अलग धार्मिक संहिता की वकालत करके वे अपनी आध्यात्मिक परंपराओं की मान्यता और संरक्षण चाहते हैं तथा ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्र के व्यापक आख्यान में उनकी आवाज सुनी जाए और उसका सम्मान किया जाए। संवैधानिक नीतियों में बदलावों के कारण आदिवासी समुदायों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इन बदलावों ने न केवल उनके अधिकारों को संरक्षित किया है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। आदिवासी समुदायों के सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी जैसी समस्याएं उन्हें निरंतर परेशान करती हैं। इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। कोविड-19 महामारी के दौरान आदिवासी समुदायों ने असाधारण संघर्ष का सामना किया। लॉकडाउन और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने उनकी स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इसके बावजूद उनकी आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सहयोग ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूती से खड़े रहने में मदद की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।